So now, beta, after completion of simple AC circuit, that means AC circuit with resistor हमने कंप्लीट किया है ना। उसके बाद वहाँ हमने सभी चीज़ देखा, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, ईएमएफ, वेरिएशन ऑफ करंट, फेज डिफरेंस क्या है, पावर बनता था उसमें, पावर आपको निकाल दिया। अभी हम आ रहे हैं सामने, हमारे पास रजिस्टर सर्किट के बाद भी यहाँ कुछ और सर्किट बनते हैं इन द 12th क्लासेस। दैट सर्किट्स आर कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटर। अब बोलोगे इंडक्टर कैपेसिटर क्या होते हैं और ये सर्किट क्यों बनते हैं? तो देखो, कहीं ना कहीं आपने कॉइल पढ़ी है, कॉइल इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ टर्न से बनी होती है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए करते हैं। बट जो कॉइल बनी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स किसके होते हैं? मेटलिक वायर के। और आपको पता है मेटल की एक खुद की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना। तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट के इम्पैक्ट को बढ़ाने को बनाई जाती है, बट कहीं ना कहीं मेटल आने के कारण वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है। वैसे हमने इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का लेसन भी यहाँ पर पढ़ा है, जहाँ हमने कैपेसिटर भी पढ़ा है। कैपेसिटर के अंदर भी क्या होते हैं? दो कंडक्टर, दो मेटल वाले रॉड, तो है तो मेटल से बना हुआ है ना। और वो कैपेसिटर के कंडक्टर जो होते हैं, चार्ज जो रॉ मेटलिक रॉड डालते हैं हम लोग, दो प्लेट्स या दो रॉड जो डालते हैं, वो भी मेटल से बनी होती है। उनका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, बट चार्ज स्टोर करते करते कहीं ना कहीं उसके अंदर भी रेजिस्टेंस या अपोजिशन आ जाता है। ठीक है, मतलब ये हम सब क्यों समझा रहे हैं? एक्चुअली जो इंडक्टर है, कॉइल है या कैपेसिटर है, इनका काम रेजिस्ट करना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको रेजिस्ट करने के लिए बनाया नहीं गया है। जैसे मैं अभी समझाया, इंडक्टर कॉइल क्या करता है? करंट के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, करेक्ट। या कैपेसिटर क्या के लिए बनाया है? टू स्टोर हाई चार्ज एट कंपेरेटिव लो पोटेंशियल। बट होता क्या है, क्योंकि इनके अंदर मेटल कंटेंट है, मेटल कंटेंट होने के चक्कर मेटल का कोई ना कोई अपोजिशन आएगा। तो वही हमने आपको बता दिया। इनके अपोजिशन को क्या बोलते हैं? इनके अपोजिशन को बोला जाता है रिएक्टेंस। व्हाट इज रिएक्टेंस? तो डेफिनेशन हमने आज वही शुरू की है, ठीक है। रिएक्टेंस वगैरह डेफिनेशन लिख के रखा है और इनिशियल आए ना थोड़ा करके रखा है, सो दैट वी कैन मूव फास्टली टू द टॉपिक। रिएक्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, वर्ड की तरफ फोकस करना, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो जाता है, ऑफर्ड बाय किसके कारण? एक्चुअली वो नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट है। मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बनाते वक्त में ऐसा सोच के नहीं बनाया था कि रेजिस्टेंस होगा, बट फिर भी वो ऑफर्ड कर देता है क्योंकि मेटल से बना है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट, लाइक कौन कौन रे बेटा? इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर का नोटेशन हम एल से दिखाते हैं। अभी हमने देखा सेल्फ इंडक्शन, है ना, एल से दिखाया था हम लोगों ने। इंडक्टर कॉइल, सेल्फ इंडक्शन, एल। इंडक्टर इज इंडिकेट बाय एल, ठीक है। सिंगल कॉइल है तो एल, डबल एम तो म्यूचुअल में एम। एनी तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट, बार बार हम बोल रहे हैं ये रेजिस्ट करने के लिए बने नहीं है। एक्चुअली दीज आर नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्ट करने के लिए बने ही नहीं है ये, बट फिर भी ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर देते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट्स, ये इन खुद भी सेल्फली नॉन रेजिस्टिव है, बट क्योंकि मेटल से बने हैं इसके कारण वो आपके करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हैं। कौन कौन? इंडक्टर और कैपेसिटर। इसलिए है ना, उनको हम बोलते हैं, उनके कारण जो रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। सर किसको रेजिस्टेंस सपोर्ट करेंगे? वो भी हमने लिखा है, ऐसा नहीं किसी रेजिस्टेंस ने बोल दिया। टू द फ्लो ऑफ, किसको फ्लो, किसके फ्लो को करके बेटा? अल्टरनेटिंग करंट। उसके रास्ते जब करंट जाएगा, उसके होते हुए जब करंट जाएगा, उस करंट के फ्लो को वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करने वाले हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट लाइक इंडक्टर और कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंस। फिर रिएक्टेंस दो तरीके के, क्योंकि अपने नाम किस किस के कारण लिखा, लाइक इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर इंडक्टर से रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसे बोला जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटर से ऑफर्ड हो रहा है तो उसे बोला जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सामने अभी हमें यही दो सर्किट पढ़ने हैं,
ठीक है, सामने अभी हमें यही 2 सर्किट पढ़ने हैं। वन मोर एंड लास्ट टाइम मैं रिपीट इसको कर रहा हूं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट लाइक इंडक्टर L और कैपेसिटर C to the flow of an alternating current is called as a inductive reactance या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बेसिकली रिएक्टेंस बोलोगे। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बोला, अगर L से ऑफर्ड हो रहा है तो इंडक्टिव होगा, C से ऑफर्ड हो रहा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। तो रिएक्टेंस का डिफरेंस पढ़ने के बाद हम आ रहे हैं पहले की तरफ, इसके कारण आने वाला। देखो लिखा हेडिंग हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट। अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या में आएगा सर, तो लेसन का नाम क्या है, एसी सर्किट। एसी सर्किट विथ शिफ्ट लगाएंगे किसके साथ, इंडक्टर के साथ। एसी सर्किट को अटैच किया जाएगा सिर्फ इंडक्टर। अनादर भाषा में और एक नाम हम लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ओनली इंडक्टेंस, ना आर लगा है, रेजिस्टेंस ओनली प्योरली, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब ओनली कौन लगा है, इंडक्टर। इसके पहले हमने लिखा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओनली रेजिस्टेंस लगा था। अभी यहाँ प्योरली इंडक्टेंस लगा के रखा है, तो दिस इज द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो कैसे बनेगा, तो आपको डायग्राम दिख रही है, फिगर शोज दैट, ठीक है, फिगर में दिख रहा है कि यहाँ हमने इंडक्टर लगाया है L across the source of an alternating EMF equal to E naught sin omega t, करेक्ट, क्लियर। तो यहाँ हम वही बता रहे हैं, फिगर शोज कर रही है आपको, फिगर शोज प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फिगर शोज प्योरली इंडक्टिव सर्किट वेयर इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव क्यों बोला गया, वेयर इंडक्टर L is connected in series across source of an alternating EMF, across source of an alternating EMF। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया कि हमने ऐसा क्यों बोला। अल्टरनेटिंग EMF के अक्रॉस में हमने यहाँ लगा दिया है इंडक्टर। तो आपको पता है ये कौन है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरा यहाँ पर EMF है ना, वी नो, हमारे ये आपका फॉर्मूला E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सर क्या लिख रहे हो, बेसिक वोल्टेज हमारा कितना है, साथ में बेसिक करंट भी कितना है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें जब ये देखना है कि जब ये करंट यहाँ से निकलते 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 बाद में इस इंडक्टर से जब जाएगा तो ये इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या करंट सेम फ्लो होता है या उसमें कोई चेंजेस आते हैं, है ना। ये जो हमने यहाँ लिख के रखा है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जब ये करते करते यहाँ से जाएगा तो उस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, वो कौन सा अपोजिशन ऑफर्ड करता है, क्या नया चेंज लेके आता है। तो देखो बेटा, हम कोई अलग एग्जाम्पल्स या अलग डायरेक्शन नहीं लगाने वाले। टेक्स्ट बुक में बड़े आड़े टेढ़े अलग अलग फॉर्मूले लगाए गए हैं, हम विद इन द सिलेबस के फॉर्मूले लगाने वाले। विद इन मतलब जितना अब तक हमने पढ़ा है उनमें से कोई तो भी एक, टेक्स्ट बुक की तरह कोई भी आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला, क्योंकि फिर बच्चों को लर्न नहीं होता, याद नहीं रहता कि शुरुआत ही कहाँ से करनी है। तो देखो, मैं कोई अलग आड़े टेढ़े फॉर्मूले शुरू नहीं करने वाला, मैं सिर्फ यही शुरू करने वाला। हमने अभी बोला एक कॉइल, सिंगल कॉइल किसके लिए लगाते हैं हम लोग, वो लगाते हैं हमारे इंडक्टेंस के लिए। किसके इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। और हमने अभी बस दो लेक्चर पहले EMI जब हमारा शुरू था, EMI के अंदर हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। हमें पता है L का फॉर्मूला E अपॉन DI बाय क्या होता है, DT, है ना। L का फॉर्मूला E अपॉन DI बाय DT होता है। तो अगर मैं यहाँ से E का फॉर्मूला निकालूँ तो E का फॉर्मूला क्या होगा, E क्रॉस कर रहा जाएगा L इंटू DI बाय L इंटू क्रॉस कर जाएगा ये इस तरह से,
डी आई बाय डी टी, ये आपका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। और बस यहाँ पे सर अभी यहाँ क्या डाला जाएगा, देखो क्या दिखाता है, डी डी टी ऑफ आई, वेर इज आई, दिस इज आई, बस यहाँ डाला जाएगा, बस यहाँ डाला जाएगा, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, एकदम ईजियर तरीके से सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वही तो देखना है वो करंट पे क्या इम्पैक्ट डालता है और फिर उससे कौन सी वैल्यू चेंज होती है, कहाँ लैग और लीड क्रिएट होता है, वही तो हमें चेक करना है। चलो बढ़ते हैं, क्योंकि हमने करंट को डिफरेंशिएट करना शुरू किया। मतलब देखो हम वैल्यू किसकी डाल रहे हैं, करंट की, इसके करंट से अभी इसका EF निकल रहेगा, तो हम कंपेयर भी इसी चीज़ों को करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला और जो सामने यहाँ से नया फॉर्मूला आएगा उन्हें हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो आप डालते हो उसी के साथ कंपेरिजन करना है, इसलिए मैं दोनों फॉर्मूले ऊपर लिख के रखे, जिसका यूज हो रहा है वो डाला जाएगा, ठीक है, एकदम इजियर लेवल पे। E इक्वल टू L इनटू डी डी टी ऑफ आई, व्हाट इज द आई, फॉर्मूला फॉर आई का फॉर्मूला है हमारे आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, डी डी लगाना पड़ेगा इस फंक्शन का। अब डेरिवेटिव किस साथ कर रहे हैं, टाइम के साथ, टी के साथ, तो टाइम वाला फंक्शन कौन सा है, साइन का। अब वो टाइम के अलावा बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, बाकी सभी चीज़ें हो जाएगी कांस्टेंट। सो ई इज इक्वल टू आई नॉट बाहर निकलेगा, ये देखो L इंटू आई नॉट, एकदम सिंपल लेवल पे कर रहे हैं। और ऐसा तो इतना लंबा दिखाना नहीं चाहिए मैंने आपको, क्योंकि अभी तो डेरिवेटिव तो फास्टली आपको आते ही होंगे, क्योंकि ये जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आप खड़े हो, डेरिवेटिव करना है बेटा हमें हमारे साइन ओमेगा टी का। तो अगर साइन ओमेगा टी का हम डेरिवेटिव करने चाहते हैं तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन टी का टी के साथ नहीं हो रहा है, ओमेगा टी के साथ हो रहा है, तो इसलिए इनटू क्या लग जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अच्छे से तो मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं लगा दूँ तो ई का फॉर्मूला ओमेगा इंटू एल इंटू आई नॉट, ओमेगा इंटू एल इंटू आई नॉट इंटू हमें दिख रहा है कॉस ओमेगा टी, ये बाहर वाला ओमेगा था इसलिए इंटू सामने कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और इस कॉस के अंदर ओमेगा टी, ये तो उसके फंक्शन की वैल्यू है एंगल की, तो रख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, हमने भाई बोला था कंपेयर करना है, बट इधर वाला कंपेयरिंग का इक्वेशन तो साइन में, साइन का कंपेयरिंग कॉस के साथ कैसे होगा, तो एक काम करते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओमेगा इंटू एल इंटू आई नॉट, ठीक है, ओमेगा इंटू एल इंटू आई नॉट। अब हम देखते हैं कॉस, यार ये कॉस क्या है, कॉस को हम लिख सकते हैं बेटा साइन ऑफ ऐसे, ये कैसा, ये देखो मैंने क्या लिखा, साइन 90 प्लस थीटा, आंसर होता है कॉस थीटा, सिर्फ उल्टा लिखा गया है, ठीक है, सिर्फ उल्टा लिखा गया लिखते वक्त में। यू नो वेरी वेल साइन ऑफ 90 डिग्री, 90 मतलब π/2, ये π/2 दिख रहे हैं, और प्लस को आगे ये लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, आंसर कितना होता है कॉस थीटा, कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। तो बस यही, ये देखो आपके पास हमने इस फॉर्मूले से उल्टा लिखा ऐसा, ठीक है, हमारे पास कॉस था, कॉस से हमने कन्वर्ट किया उसको साइन में, ठीक है, ये हो गया हमारा 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, फिर फॉर्मूला विल बी द कॉस थीटा। तो इस तरह से हमें हमारा अभी एक EMF का इक्वेशन मिला नया सा, ठीक है, जिस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर दे सकता हूँ 3, और जैसे हमने आपको बोला था कि हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा, शुड नीड टू कंपेयर दिस आउट, हमें इसे कंपेयर करना, किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन किया है ना, जहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, यहाँ पर मैंने राइट मार्क करके रखा है, उसके साथ ही ये फॉर्मूला नीचे आपके लिए है, अभी भी डोंट वरी, है ना। हमारा फॉर्मूला था साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर अभी भी आपके पास है, और ये हमने ऐसे लगाया गया है। तो अभी हम ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 को अगर कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो देखो आई है ना, क्योंकि आई सब्स्टिट्यूट किया था तो उसी का यूज, जिसको सब्स्टिट्यूट किया और जो नया आया उनको कंपेयर करना है, आई ई, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आई नॉट,
सर इधर में तो आई नॉट है। नहीं बेटा, ई के फॉर्मूले हमें पता है, ई के फॉर्मूले ई नॉट आता है, आई के फॉर्मूले में आई नॉट आता है। दैट डज इट मीन्स ये सब 100% किसका आंसर दे रहा होगा? ई नॉट का। ठीक है, क्लियर? दिस विल गोइंग टू गिव ई नॉट। क्योंकि देखो ये समझा भी दूं मैं आपको लग रहा होगा जबरदस्ती ले रहे, नहीं। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये देखो करंट है आई, और ये ओमेगा एल उसका रेजिस्टेंस ही अभी आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, इट विल बी डेफिनेटली ईएमएफ। करेक्ट। और करंट अगर आपका पीक का है तो वोल्टेज भी किसका होता है? पीक का होता है। ये हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बता दिया। तो I इंटू ये सामने कुछ तो भी लग रहा है, तो करंट को तो मल्टीप्लाई कर रहा है। द 100% ऑफ वोल्टेज ही है, नो इश्यूज। जबरदस्ती कुछ भी नहीं ले रहे, आपको सिखा कह रहे हैं कि ई के फॉर्मूले में ई नॉट होता है, आई के फॉर्मूले ये फॉर्मूला किसे कर रहा है? ई का, तो इसलिए हमने बोला 100% ये ई नॉट होगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने वो बताया भी, देखो ये बाजू में करंट है और ये ओमेगा एल गया उसका रेजिस्टेंस। वी आर गोइंग टू प्रूव यू ही ओवर हियर, यही पे प्रूव करके देने वाले अभी हम लोग कि ओमेगा इंटू एल उसका क्या बनता है? रेजिस्टेंस। वोल्टेज का फॉर्मूला हमारा ओम्स के हिसाब से आई इंटू आर, तो उस वोल्टेज को अभी अपने यहाँ ई बोलते हैं, है ना। सादा करंट सादा वोल्टेज, पीक करंट पीक वोल्टेज, इसलिए ई नॉट लिखा गया है 101% के साथ। एकदम क्लैरिटी चाहिए इस थॉट्स की, पढ़ाई करते वक्त हमारे कंसेप्ट पूल टू क्लियर चाहिए, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। साइन चल रहा है, ओमेगा टी चल रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है यार? ये ओमेगा टी पे इसका फेज रुक गया और ये ओमेगा टी +90 दिखा रहा है। +90 का मतलब क्या? अरे बेटा ये साइन ओमेगा टी में कौन है? एंगल को फिजिक्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं? फेज। PHAC, इसका फेज साइन ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी +π/2 है। +π/2 मीन्स व्हाट? π/2 मीन्स 90, दैट मीन्स। और किसके अंदर? EMF। तो क्या समझ में आ रहा है? EMF आपका लीड कर रहा है आपके करंट को बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। EMF इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। पहली चीज तो इतना बोल दूं कि यहाँ पर फेज डिफरेंस है, नहीं तो बोला डायरेक्ट लीड बताया सर, लीड कैसे बताया? चलो पहले तो देखो, ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी +π/2 है, मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस है। कितने डिग्री का? 90 का। और जब मैं देख रहा हूँ ये ओमेगा टी पे रुक गया और ये +π/2 है, प्लस मतलब क्या? आगे। तो यही मैं बोला कि आगे रहना मतलब क्या करना? लीड करना। तो हमारा EMF हमारे करंट को लीड कर रहा है, मैं कितने फेज एंगल से? 90 डिग्री फेज एंगल से लीड कर रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट वही, फेजर डायग्राम आपको क्लियर करा के देते हैं साथ में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and equation 3 it is clear that there is a phase difference, there is a phase difference of π/2 radian, or you may say 90 degree between π/2 radian or 90 degree between EMF E and current I। अब ये इनमें भी कैसा? तो नेक्स्ट लाइन में दैट मीन्स कैसा है? तो EMF जो है E इज लीड कर रहा है कि आगे है प्लस से, इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन और 90 डिग्री। देखो हमने आपको समझा भी दिया, फेज डिफरेंस सिर्फ ऐसा ही नहीं है लीडिंग है,
लीडिंग मीन्स आगे, पाई बाई 2 से आपका ईएमएफ करंट के चक्कर में। कितना सिंपल कंपेयर कर, देखो आई ई, आई नॉट ई नॉट, साइन साइन, ओमेगा टी, क्या दिख रहा है, सिर्फ प्लस दिख रहा है, प्लस है तो लीड कर रहा है, माइनस हुआ तो क्या बोलते हैं, लैग बोल देते हैं। दैट्स इट, सिंपल, एज सिंपल इज दैट। तो अभी इसका रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट I एंड EMF E या EL समझने के लिए इंडक्टिव का करके, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट I एंड EMF E is shown by the phasor diagram below। अभी हम इसके बीच का रिलेशनशिप प्लॉट कर लेते हैं, कोई हार्डेस्ट नहीं है, एक्सिम सिंपल। ये देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मैंने इधर एक एक्सिस बनाया, ये इधर एक्सिस बनाया, एकदम सिंपल, गो बाय योर वे, आपके तरीके से। ये आपका करंट है आई, और ये मेरा EMF जिसको मैं EL बोल देता हूँ, और यहाँ पर हम, आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऑलरेडी कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। सर EL ऊपर क्यों रखा, तो 11th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो डायरेक्टेड एंगल। ये देखो मैंने ये एक्स एक्सिस पे बनाई है, वाई पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल क्या माने जाते हैं, पॉजिटिव। तो अगर आप करंट से EMF की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फेज डिफरेंस है कितने डिग्री का, π/2 रेडियन का। एकदम सिंपल लेवल बनाया है, अगेन ये भी टेक्स्ट बुक में आड़ा टेढ़ा बना के देखे रखा है, एकदम ईजियर। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव, करंट इसलिए एक्स पे बना है, और आपका EMF हमने कहाँ बनाया है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। वो EL जानबूझ के आपको लिखा, EL बोलो या जस्ट ओनली E बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E या EL। तो लाइकवाइज ये EMF, ये क्या कोई भी जब रीड करेगा, इसलिए मैं आपको एरो बना के दिखाया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और हमने क्या बनाया, एक एक्स के लॉन्ग ले लिया, एक वाई के लॉन्ग, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितने फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का, एकदम क्लियर। और ये एंटी क्लॉकवाइज में, दैट मीन्स EMF क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट को, फिनिश्ड, एकदम क्लियर, ठीक है। अब जैसा हमने आपको बोला, एक और चीज वही बता दें कि यहाँ से ये 100% किसका काम कर रहा करके, E0 का, तो बस हम वो भी लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 it is also clear that कि हमारा ये जो बाकी का पार्ट है ओमेगा इंटू एल इंटू आई नॉट, क्योंकि ये EMF के अंदर है, आई के अंदर ये आई नॉट आता है, और कंपेयर कर रहे हैं, आई के अंदर साइन के पहले का पार्ट आई नॉट होता है, तो E के अंदर साइन के पहले का पार्ट कौन सा होगा, E0 होगा। और तो हाँ वो बोले भी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना डिटेल में बता रहे हैं, कहीं कुछ लिखा नहीं है किताबों में, कि सब आपके कंसेप्ट खराब होते हैं करके इतना ज़्यादा बताना होता है, बच्चा कभी ढंग से पढ़ता नहीं, कंसेप्ट को खुद के अच्छे लगता नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपको पता है वही सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट करूँ तो हमारे दिमाग के ऊपर, क्योंकि हम कभी दिमाग लगाते नहीं, तो थोड़ा ध्यान देना है। अगेन बेटा, बाय पॉजिटिव थॉट्स, वोल्टेज का फॉर्मूला बार बार आपको ओम्स लॉ याद दिलाते हैं, V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। तो अगेन यार, अगर मैं सिंपल चीज़ देखो, आप खुद देखो, अगर वोल्टेज अपॉन करंट लूँ तो कौन बनता है रे बेटा, रेजिस्टेंस बनता है। तो देखो मेरे पास में ये कौन है, वोल्टेज ही तो है, ये कौन है, करंट ही तो है, इसको इसके अपॉन ले लूँ, E0 बाय I0 इज इक्वल टू ओमेगा एल। सर बन गया रेजिस्टेंस? जी नहीं, क्योंकि कल आपको सिखाया था एक और चीज़ लास्ट लेक्चर में, इसके पहले, जहां हम लोगों ने RMS वैल्यू ऑफ EMF और RMS वैल्यू ऑफ करंट देखा था, और हमने बोला था
आरएमएस वैल्यू क्या होती है? ये वो वैल्यू होती है करंट की, या ये आपकी जो वहाँ क्या प्रोड्यूस करती है? हीट। क्यों? किसके कारण? अपोजिशन के कारण। तो अपोज करना मतलब क्या करना? रेजिस्ट करना। तो रेजिस्टेंस का पार्ट जो है ना वो आरएमएस में होता है, पिक में नहीं। दिस आर द पिक वैल्यूज। ये पिक वैल्यू है ईएमएफ की और करंट की। हमें आरएमएस चाहिए जहाँ से पावर बनता है। वोल्टेज बाय करंट तो आ गया, बट पिक में नहीं, आरएमएस में जाना होगा। तो यू नो अगेन द रिलेशन, आपको पता है, हमने पढ़ा है। आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या था? वो था आई नॉट बाय रूट टू। और वैसे ही ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या था? ई नॉट बाय रूट टू। तो अभी हम क्या करेंगे? हमें आई नॉट और ई नॉट, और देखो ई आर एम एस का फॉर्मूला हमने खुद देखा था ई नॉट बाय रूट टू। अभी हमें ई नॉट की वैल्यू चाहिए, क्या होगा? रूट टू इंटू। बेसिक है, सिंपल है, फिर भी याद दिला दिला के बाजू में लिख लिख के डाल रहे हैं, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू क्या होगा? ई नॉट की वैल्यू है रूट टू इंटू ई आर एम एस, करेक्ट, अपॉन सेम लेवल पे आगे आई नॉट की वैल्यू रूट टू इंटू आई आर एम एस। हमें पता है कि आप रेशो कैसे भी लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज ए टीचर हम लोगों ने हर चीज़ों को सही लिखना है। क्या रेशो सही लाना है? देखो, क्योंकि वो जब आप ई नॉट निकालते हो ना, रूट टू इंटू हो जाता है, ये हमें पता है। तो रूट टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब मुझे बोलना वही है कि ई आर एम एस बाय आई आर एम एस, नीचे आई है, आई आर एम एस का है वो, ठीक है। ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस का आंसर भी उतना ही आता है, ओमेगा एल। और जैसे अभी हमने पढ़ाया था कि बेटा रेजिस्टेंस किसके कारण बनता है? रेजिस्टेंस बनता है आर एम एस वैल्यूज के कारण, ठीक है। आर एम एस वैल्यूज के कारण बनता है। तो मैं यहाँ पर लाके और रोक दूँ, इक्वेशन नंबर मेरा ये 3, इक्वेशन नंबर मेरा ये 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारा है 3। और आपको बता दूं, जैसे हमने आपको बोला कि आरएमएस वैल्यू ही क्या बनाते हैं? रेजिस्टेंस, वी नो। या हियर, ये आपको बता दूं, लिख के दूं डेफिनेशन के तौर पर, हियर आरएमएस वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू of EMF and RMS value of current is called, उसे बोला जाता है यहाँ पर इंडक्टिव वाला रिएक्टेंस। इंडक्टिव ये कहाँ से लेके आए सर? अभी तो रेजिस्टेंस बोल रहे थे। अभी आपको पहले डे में सिखाया था, रेजिस्टेंस इस बात चालू है, बट नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट लाइक जब इंडक्टर और कैपेसिटर आते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। और अगर हम इंडक्टर में हैं तो क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस ही है, बट इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये देखो ई आर एम एस बाय आर एम एस आ चुका है, तो इस ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस के रेशो को ही बोला जाता है एक्सएल। और याद करो, यही ई आर एम एस बाय आर एम एस आपके पास मिला है ओमेगा एल के बराबर, तो आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और आपको जैसे पता है व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा कौन है? वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं ई आर एम एस बाय आई आर एम एस इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल यहाँ तक लिख सकता हूँ। तो यह आया बेटा मेरा फाइनल फॉर्मूला। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इक्वेशन 5, ये जो 5 नंबर का हमारा इक्वेशन आया है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5, ये हमारा एक्सप्रेशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। इक्वेशन 5 इज एन एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इक्वेशन 5 इज एन एक्सप्रेशन फॉर inductive reactance।
और मुझे बोलने की एक्स्ट्रा गरज नहीं पड़नी चाहिए कि आपको मैंने लिख के दिया था कौन होता है ये रेजिस्टेंस, मतलब इसका यूनिट भी कौन होता है ओम। और अभी भी दिखाया यहाँ से बार बार कि वोल्टेज बाय करंट को वोल्टेज बाय करंट का रेशियो ही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी क्या है ओम। क्या है ओम। तो अगेन वो भी चलो लिख ही देते हैं, इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, इसका यूनिट क्या होता है वही ओहम, जिसमें आप रेजिस्टेंस काउंट करते हो ना उसी में ही ये काउंट किया जाता है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस ही है। अभी हमें चलना है लास्ट कंसेप्ट। देखो हमारी चीज़ें क्या क्या कवर हो गई, हमारा यहाँ पे कवरिंग क्या क्या आया। सबसे पहले आपको रिएक्टेंस पढ़ा दिया, इंडक्टिव सर्किट पढ़ा दिया, क्योंकि हमने आपको बोला था कि हमारा जो लेसन है इस सर्किट, हमें कोई भी सर्किट इन डिटेल पढ़ना होता है। इन डिटेल मीन्स व्हाट, कि सर्किट क्या है, फिर सर्किट को हमने देखा जो जो चीज़ें बनती है वो, उसमें ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट और ईएमएफ, अभी ग्राफ बनाना बचा है करंट और ईएमएफ का, उसके बाद फेज डिफरेंस, उसके बाद पावर। खैर इसमें तो पावर बनता नहीं, इसमें अंदर पावर कंज्यूम की वैल्यू होती है 0। क्यों 0 होती है वो हम आपको जब हम लोग आरएल सर्किट पढ़ाएंगे उसके बाद निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पावर कंजम्पशन बनता नहीं है, पावर की वैल्यू क्या होती है 0। करेक्ट। वाई तो बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये जो फेज डिफरेंस आया है ना यहाँ पे वो 90 डिग्री का है आपका फेज डिफरेंस। ये फाइन नोट है किसको दिया सर, फेज डिफरेंस को। आपको ऐसे हमने पढ़ाया था कि हमें ये सब चीज़ें करनी है, ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट करना है, तो ग्राफ बचा है। उसके बाद फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकाल दिया, जहाँ रजिस्टिव में फेज डिफरेंस करंट और ईएमएफ के बीच में कितना था 0, दोनों साथ साथ चलते थे, करंट और ईएमएफ दोनों साथ साथ चलते थे। यहाँ करंट यहाँ साथ नहीं चलता है, ईएमएफ क्या है आगे लीड लेके है, आगे बढ़ के है, लीडिंग करके है। वो कैसा वो भी हम देखेंगे ग्राफ में, साथ में उसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ ऑफ वेरिएशन। सभी ये ग्राफ कैसे बनाएंगे आप और कहाँ से वैल्यू आप बनाओगे, इतना बड़ा टॉपिक। बेटा एज ए टॉपिकली ये मेरा कंसेप्ट आपको लगेगा कि सर ने खत्म कर दिया, खत्म नहीं किया, थ्योरेटिकली टॉपिक खत्म हो चुका है। अभी हमें ग्राफ बनाना है, जस्ट ओनली अ ग्राफ। ग्राफ अभी ये ग्राफ कहाँ से बनेगा, तो जस्ट दो जो कंपेयर आपने इक्वेशन की वही से, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट। तो आपको जो बनाने के लिए ईजी है, कहाँ से ईजी है, देखो ये I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कौन सा कर्व है, साइन कर्व, जो इसके पहले कहाँ बनाया था अपन ने एसी में। इसका ग्राफ हमें हम जानते हैं, इसका ग्राफ शुरू कहाँ से होता है 0 to 0, सीधा 1 साइकिल लेता है, क्योंकि ये तो वही था, शुरू वही से हुआ था I इक्वल टू आई नॉट साइन, क्योंकि दोनों का ग्राफ हम बना चुके हैं इसके पहले। करेक्ट है, तो इनमें से हम तो ये तो डायरेक्ट बना सकते हैं, इसके लिए हमें तो गरज भी नहीं है, क्योंकि इसको हम अच्छे से जानते हैं। तो चलो वही आपको सिखा रहा हूँ ग्राफ कैसे बनाना, नहीं तो आपको यहाँ पर ग्राफ बनाने की भी प्रॉब्लम आती है। ग्राफ कैसे बनाना देखना, जो क्वांटिटी पहले स्टेबल थी यहाँ से कंपेरिजन चालू किया, तो ये ग्राफ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट का ग्राफ बनाता हूँ, और सर लैग और लीड वाला ग्राफ वो वहीं पे आएगा बेटा, क्योंकि लीड लैग शो करने के लिए अलग ग्राफ नहीं बनाते, उसी में बनाते हैं, तब जाके क्लैरिटी अच्छे से आती है। तो सुनिए, ये हमारा हमने बनाया वाई एक्सिस, जहाँ पर हम लोग दोनों प्लॉट करने वाले हैं, करंट और ईएमएफ, तभी तो हमें चीज़ें क्लियर होगी। और हमारा एक रहेगा एक्स एक्सिस, जहाँ पर जनरली जो हम लोग लेते हैं वही हम लेंगे, थीटा एंगल और टाइम, नथिंग विल गोइंग टू चेंज। तो ये हमने बनाया हमारा वाई एक्सिस, और जैसे आपको बोला कि इस वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करने वाले दोनों करंट और ईएमएफ, और ये हमने यहाँ बनाया एक्स एक्सिस, इस एक्स पे हम लोग लेने वाले हैं वही ये इसे रेगुलर लेते आते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और टाइम स्मॉल टी। यही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब ये सबका 0, करंट का 0, ईएमएफ का 0। चलो एंगल्स डाल देते हैं जो जो हम जानते हैं वैसे। पहला एंगल हमारा π/2 का, दूसरा एंगल हमारा पाई का, तीसरा एंगल हमारा 3π/2 का,
चौथा बेटा एंगल हमारा 2 पाई का। और जैसे मैंने आपको बोला, जो आपको अच्छे से पता है, कौन पता है, करंट, उसका ग्राफ आप पहले बना लीजिए, क्योंकि करंट का ग्राफ सादा वाला है, साइन कर्व 0 to 0। अब आपको पता है करंट के अंदर आई के अंदर I नॉट। तो देखो हम ये पढ़ चुके हैं, जितना ऊपर आपका प्लस में I नॉट होगा, ठीक है, इसलिए सबसे पहले सिंपल एसी सर्किट पढ़ाया जाता है, उतना ही नीचे में माइनस I नॉट होगा। जितना आपने ऊपर लिया है उतना ही नीचे में माइनस I नॉट हम लोग यहाँ ले लिए। अब सबसे पहले बनाते हैं इसके लिए, तो ये हो गई बेटा आपकी बाउंड्री लाइंस फॉर साइन कर्व के लिए। पहला वाला कर्व के लिए I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी वाला जो कर्व अभी हम बनाने वाले हैं, वी कॉल दैट एज अ साइन कर्व। ग्राफ देखिए कैसे बना रहे हैं, है ना। और हम जानते हैं वो साइन कर्व कैसे बनता है। 90 के लिए कर्व आपका कहाँ पहुँचता है, टॉप पर। 90 के लिए आपका कर्व टॉप पे पहुँचता है, 3π/2 के लिए बॉटम पे। चलो बनाना शुरू करते हैं। कर्व शुरू करेगा 0 से 0, 90 पे पहुँच जाएगा टॉप पे, 180 पे आ जाएगा वापस 0 पे, ठीक है। 3π/2 पे जाएगा बेटा माइनस I नॉट पे, और 2π पे 1 पे। बाकी सब ये लाइन्स अभी मिटाते हैं। ये ग्राफ हमने बनाने के लिए बनाई थी लाइन्स इस तरह से। तो इस ब्लैक वाला जो कर्व दिख रहा है, ये ब्लैक वाला कर्व का इक्वेशन भी आप जानते हो। अभी हमने आपको जो बनाया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी दूसरा वो इम्पोर्टेंट है। अब सर आप वो कैसे बनाओगे बेटा, जैसे लीड बनाते हैं वैसे। लीड मीन्स आगे है। अब लीडिंग को सोचने को हमने यहाँ क्या पढ़ा था, करंट के ऊपर आपका EMF क्या कर रहा है, लीड। लीड मतलब आगे, आगे होना मतलब क्या, ये वैल्यू जो 90 के बाद लेगा वो क्या लेगा, वो पहले लेगा। याद करो 90 डिग्री के बाद ये कहाँ पहुँचता है, टॉप पे, करेक्ट, तो पहले ही लेगा। दूसरी चीज अगर यहाँ से नहीं समझ रहे, देखो यहाँ पर देखो, ये आपका लीड हमने कैसे निकाला था, आपका फंक्शन किसका आया था, कॉस का। और कोसाइन वाला कर्व पता है आपको शुरू कहाँ से करता है, 0 के लिए टॉप से शुरू करता है। ऑसिलेशंस के दौरान भी ऐसे आप कर्व पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले, ठीक है। तो बस वैसे ही हमें चलना है, ठीक है। लीड मतलब क्या है, आगे। आगे मीन्स व्हाट, कि जो इसने वैल्यू बाद में लिए 90 के बाद, वो आपका कर्व पहले लेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये आपकी वैल्यू देखो, तो इतना तो पता है, लेकिन अगेन जब हम इक्वेशन कंपेयर किए थे तो हमने इसने आंसर को E नॉट बोला था। तो EMF के अंदर की 2 पीक वैल्यू आएगी, इसको बोला जाएगा E नॉट, और उतना ही नीचे क्या जाएगा आपका बेटा, माइनस में E नॉट। तो ये उसकी बाउंड्री जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं EMF के लिए। और बस EMF को भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करके प्लॉट कर देना है। तो बस लीडिंग का ग्राफ, हाउ डज लीडिंग स्टार्ट, जैसे आपको बोला, जो ये 0 पे 0 है, 90 पे टॉप पे पहुँचता है। जो इसने 90 पे लिया है ना वैल्यू, वो ये पहले लेगा क्योंकि उसको वो लीड कर रहा है। तो इस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर, 0 पे 90 पहुँच जाएगा, 0 पर 90 आपका ग्राफ पहुँच जाएगा, और उसके बाद आपका ग्राफ डाउन आ जाएगा 0 पे। फिर आपका ग्राफ 180 पे पहुंच जाएगा नेगेटिव की। आपको पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। cos 0 1, cos 90 क्या होता है 0। ये कोसाइन के हिसाब से भी याद दिला रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड cos 180 की वैल्यू -1, 3π/2 की वैल्यू +1, और ऐसे करते 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 ये 2π पे आपका ग्राफ पहुंच जाएगा टॉप पे, इस तरह से। तो इस तरह से ये दूसरा वेरिएशन आ जाएगा। उसी के ऊपर सेपरेट नहीं बनाते हैं, वहीं पे बनाते हैं, ठीक है। और जो पहला ब्लैक कर्व था
वो था हमारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन कर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 0 और कॉस का ऊपर से। देखो दो तरीके से हमने आपको पढ़ाया कि समझना कैसे है। एक तो कॉस से आप समझो, कॉस 0 की वैल्यू की वही एंगल अपने यहाँ डालेंगे, क्योंकि ये ओमेगा इंटू एल आई नॉट टू ई नॉट बन जाता है, पता है। कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू ई नॉट टॉप से शुरू करेगा, ठीक है, इस तरह से। कॉस 0 उस तरह से आप वैसा मान लो, या फिर जो हमने पढ़ाया था कि ये क्या है, आगे है। आगे है मतलब क्या, जो 90 के बाद इसने टॉप मोस्ट वैल्यू लिया है वो ये पहले लेगा, हर वैल्यू पहले लेगा। तो शुरू कहाँ से करेगा, 90 से। एंड दैट्स व्हाई ये जो अभी हमने बाकी के लाइन्स हटा देते हैं, जैसे सपोर्टिंग लाइन्स थी कर्व बनाने के लिए, हेल्पफुल लाइन्स थी, ये बीच वाली लाइन्स का भी कोई गरज नहीं है, हर जगह की हटा सकते हो आप, तो चलेगा। ये हमने यहाँ पर बनाया और ये क्या है, ये है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और ये E मतलब ही आपका EMF है इंडक्टिव का, E या EL, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बनता है, इसलिए आपको याद दिलाया था कि E के अंदर ये E नॉट है, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। एंड फाइनली द कंप्लीट डेरिवेशन ऑन एंड्स ओवर हियर। और सभी चीज़ें पढ़ के हो गई। सर्किट क्या होता है वो पढ़ लिया, सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया, सर्किट का फेज डिफरेंस निकाल लिया, ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ EMF और करंट भी देख लिया। सिर्फ सेपरेट क्यों नहीं बना, सेपरेट इसलिए नहीं बनाते हैं कि लीड और लैग समझना यहाँ से इजी होता है, सब कोई भी पढ़ लेगा। देखो ये 0 डिग्री पे शुरू होगा 0 से, और ये 0 डिग्री टॉप पे, ये टॉप वैल्यू इसने कहा ली है 90 डिग्री आगे जाने के बाद, तो ये पीछे है, कौन पीछे है, करंट पीछे है, और ये 90 डिग्री के बाद वाले इसने पहले लिया, मतलब ये अब कैसा है, आगे है, ठीक है, क्लियर है। जो हमने आपको बताया कि EMF E लीड कर रहा है करंट को, ठीक है, एक तरफ से लीडिंग, तो उसके उल्टा दूसरा क्या होगा, लैगिंग। जैसे देखो इधर से इधर EMF लीड, उसने उल्टा पड़ा तो करंट क्या बोलेगा, लैग बोलेगा, पीछे हाया ना क्लॉकवाइज में। तो इस तरह से हमें समझना है, इसलिए दोनों का ग्राफ यहाँ पर एक ही जगह आएगा, EMF एंड आपके करंट का। तो दैट एंड्स दिस फाइनल टॉपिक। यहाँ इंडक्टिव सर्किट आपका होता है पूरी तरह खत्म। यहाँ पावर कंज्यूम की वैल्यू होती है 0, वो पावर आपको कभी पूछते नहीं है, ना ही क्योंकि 0 ही है। तो ये कैसे क्या, वो भी हम आपको बताएंगे जब हम आपको RLC सर्किट का पावर निकाल के दिखाएंगे, उसी में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन की कुछ भी वैल्यू नहीं है, 0 होती है, ये बता दूँ, इसलिए पावर डिलीवर्ड यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं सेम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अभी हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं।